श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। आज है 7 सितंबर 2022 के हम करंट अफेयर्स और न्यूज करेंगे। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। आज गणेश चतुर्थी है। अब नया डिजिटल इनिशिएटिव शुरू करते हैं। तो निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है कि इन्फ्लेशन के बारे में कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो सुधारना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, यानी राज्यों को उसमें भागीदारी करना चाहिए। यानी निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो पेट्रोलियम डीजल इस पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दी एक्साइज ड्यूटी, लेकिन जो राज्य सरकार है राज्य सरकार वेट कम नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार वेट नहीं कम कर रहे हैं, इसलिए जब हम खुदरा महंगाई दर को देखते हैं, जुलाई माह की खुदरा महंगाई दर देखते हैं तो 6.7% है, लेकिन कई राज्यों की जो महंगाई दर है वह नेशनल महंगाई दर से भी ज़्यादा है। नेशनल महंगाई दर से भी ज़्यादा है, यानी कई राज्यों में तो 8% है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को भी टैक्स कम करना चाहिए, सारा काम आरबीआई पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो अगर मैं इन्फ्लेशन के बारे में बताऊं तो जनरल प्राइस राइज यानी कि जो मूल्यों में सामान्य स्तर में वृद्धि हो जाती है, इन मूल्यों और सेवाओं में सामान्य स्तर में वृद्धि हो जाती है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन रेट क्या है? तो इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कि चेंज इन जनरल प्राइस इंडेक्स, यानी प्रतिशत के रूप में सामान्य कीमत में जो जनरल प्राइस इंडेक्स में उसमें वृद्धि होना वार्षिक, वो कहलाता है इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन से इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, सेविंग यानी लोग इन्वेस्ट कम नहीं करना चाहते, क्योंकि उसको जो आउटपुट होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो नॉमिनल में कम हो जाता है। नॉमिनल में तो दिखता है, लेकिन जो रियल बेनिफिट कम हो जाता है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, सेविंग नहीं करना चाहते। लेकिन इन्वेस्टमेंट और सेविंग की ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है? यानी जब इन्वेस्टमेंट होता है, सेविंग होती है, मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट और सेविंग। सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ से नेशनल इनकम बढ़ेगी, और नेशनल इनकम बढ़ेगी तो वापस सेविंग होगी। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहेगा। लेकिन इन्फ्लेशन से जब रियल प्रॉफिट नहीं होगा तो सेविंग नहीं होगी। तो इन्फ्लेशन डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को। तो इन्फ्लेशन को लड़ने के लिए दो तरह के टूल्स हो सकते हैं। एक मॉनेटरी टूल्स यानी मौद्रिक नीति टूल्स, जो कि आरबीआई करती है, यानी आरबीआई को टारगेट दे रखा है कि वो इन्फ्लेशन को 2 से 6% तक करे। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो इन्फ्लेशन है वो 6% से भी अधिक चला गया है, जो कि सीपीआई पर करना था उनको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। तो एक है मॉनेटरी टूल्स और दूसरा जो है फिजिकल टूल्स। एक मॉनेटरी टूल्स है और दूसरा फिजिकल टूल्स है। तो फिजिकल टूल्स में क्या करती हैं? गवर्नमेंट करती हैं। गवर्नमेंट अपने तरीकों से इन्फ्लेशन से लड़ने का प्रयास करती हैं, तो उसे फिजिकल पॉलिसी करते हैं, और आरबीआई जब करती है तो उसे मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहा जाता है। अब इन्फ्लेशन को नापते कैसे हैं? इन्फ्लेशन को नापने का अलग तरीके हैं। एक है सीपीआई का मतलब था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें फ़र्क क्या है? डब्ल्यूपीआई में होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल इसमें एक चीज़ है कि इसमें सर्विसेज को नहीं जोड़ा जाता, बल्कि सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें सर्विसेज को भी जोड़ा जाता है। एक और तरीका है जो इन्फ्लेशन देखने का, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रख देंगे रियल जीडीपी। जब नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी से डिवाइड कर देंगे तो वो जीडीपी डिफ्लेटर आएगा, और यही जीडीपी डिफ्लेटर जो है वही इन्फ्लेशन है। तो ये सारे अलग अलग तरीके हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के। तो इन्फ्लेशन एक ग्लोबल कंसर्न बन गया है। तो इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन, तो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन कई प्रकार से हो सकता है।
यानी कि प्राइस राइज कब हो सकता है, जब डिमांड बढ़ जाती है, या फिर सप्लाई कम हो सकती है। तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। रॉबर्ट माल्थस की क्या थ्योरी थी, रॉबर्ट माल्थस की थ्योरी थी कि जब जनसंख्या जो बढ़ती है वो अर्थमेटिक मीन्स में बढ़ती है ना, नहीं, जनसंख्या गुणात्मक में बढ़ती हैं और जो खाद्य पदार्थ हैं वो अर्थमेटिक मीन में बढ़ते हैं। तो ऐसा समय आएगा कि खाद्य आपूर्ति सीमित हो जाएगी लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो जब डिमांड बढ़ती है, ऑयल, खाद्य आपूर्ति, इन सब की डिमांड बढ़ रही है, तो इन सब का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो जो जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑयल, और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जब सरकार मनी सप्लाई बढ़ाती है, बढ़ाती है तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है। जब सरकार मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो लोग परचेज ज़्यादा करें, तो एक तरह इन्फ्लेशन होगा। दूसरा है कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन, जिसमें सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन आ सकता है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वार है। तो वार के समय जो इन्फ्लेशन आया है ना, जैसे कि यूक्रेन में गेहूं का ज़्यादा उत्पादन होता है, वो नहीं तो खाद्यान्न उत्पादन है। जब ग्लोबल शोडाउन चल रहा है, ऑयल ऑयल रिच कंट्री ने अपने जो उत्पादन कम कर दिया है, जिससे ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो किसी भी एक जो मेजर कमोडिटी है, जो क्रिटिकल कमोडिटी है, उसके प्राइस बढ़ने से ऑल ओवर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, यानी सब दूर इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है। फिर ये बिल्ड इन इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन भी एक तरह से इन्फ्लेशन को बढ़ाता जाता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो लोगों की जो रियल वेज ज़्यादा आती हैं, फिर वो एक तरह से खर्चा करेंगे, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेंगे। तो एक तरह से अलग अलग तरीके से इन्फ्लेशन हो सकता है, सप्लाई साइड से, डिमांड साइड से। इन्फ्लेशन के इफेक्ट क्या हैं, कुछ जनरल इफेक्ट हैं कि जो पैसे की वैल्यू कम हो जाती हैं, यानी कि जो मुद्रा की वैल्यू है वो कम हो जाती है। वो कैसे हो जाती हैं, यानी कि उसकी जो परचेसिंग पावर पेरिटी है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी परचेसिंग पावर ऑफ मनी, जो उसकी क्रय शक्ति क्षमता, परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति क्षमता, वो कम हो जाती है पैसे की, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। ये सारी प्रॉब्लम आती है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट सीधा जो गरीबों पे पड़ता है, क्योंकि जो उच्च वर्ग रहता है वस्तुओं को खरीद सकते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग हैं, जो निम्न क्लास के लोग हैं, वह चीज़ों को खरीद नहीं पाते। तो ये सारी समस्या, यानी इन्फ्लेशन का जो भार आ जाता है वो गरीब वर्गों पर आ जाता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक तरह इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं। कई बार जब डिफ्लेशन चलता है या इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन चलता है, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी द्वारा मनी सप्लाई को बढ़ाती है मार्केट में, ताकि एक डिमांड क्रिएट की जाए। तो उसमें थोड़ा समय के लिए इन्फ्लेशन आता है, हाँ। और इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करता है, वो जैसे कि फिलिप कर्व में है। फिलिप कर्व क्या कहता है, फिलिप कर्व जैसे जो जो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन जब इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, यानी बेरोजगारी भी कम नहीं हो रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसे हम स्टेक इन्फ्लेशन कहते हैं। स्टेक इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, जब बेरोजगारी भी बढ़े और इन्फ्लेशन भी बढ़े। फिलिप कर्व क्या कहता है, फिलिप कर्व कहता है कि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो बेरोजगारी कम हो जाती है, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी बढ़ रही हैं, तो हम ऐसी स्थिति को स्टेक इन्फ्लेशन कहेंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को भी इन्फ्लेशन कम करना चाहिए, क्योंकि जो खुदरा महंगाई है 0.7 चल रही, लेकिन कई राज्यों ने कम नहीं किया है। नेक्स्ट है किंग वे से कर्तव्य पथक। किंग्स वे है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। तो 1911 में दिल्ली राजधानी लाया गया था। पहले जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी, कलकत्ता से जो दिल्ली लाई गया है राजधानी, वो लाए थे शासक किंग जॉर्ज पंचम। शासक किंग जॉर्ज पंचम के समय
दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली ला गई थी राजधानी, और यहाँ पे जो निर्माण कार्य किया था वो था एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने। इसीलिए इस हमारे संसद भवन को लुटियंस कहते हैं, यानी कि कभी कभी यहाँ की सरकार को लुटियन कहा दिया जाता है। तो ये जो पूरा किंग वे जो कर्तव्य पथ रहेगा, ये रायसीना हिल से इंडिया गेट तक रहेगा। रायसीना हिल से इंडिया गेट तक रहेगा। रायसीना, हाँ हाँ बिल्कुल सही है। फिर एनसीआरबी की रिपोर्ट है, यानी 6% ग्रोथ इन साइबर क्राइम एवरी ईयर। साइबर क्राइम के बारे में है। एनसीआरबी के अनुसार हर हर साल 6% ग्रोथ से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। 2021 में 52,974 केस दर्ज किए गए थे साइबर क्राइम को लेकर, यानी कि 50,000 से ज़्यादा तक केस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं, 19% केस दर्ज किए गए हैं साइबर क्राइम को लेकर के, है ना। लेकिन ये जो दर्ज किए गए, लेकिन ये केवल 1/3 ही मामले दर्ज होते हैं साइबर क्राइम के, बाकी मामले दर्ज नहीं होते। यानी अनरजिस्टर्ड अगर मामले देखे जाए साइबर क्राइम के तो बहुत अधिक हैं। साइबर क्राइम से लड़ने के लिए हमारे देश में क्या कानून है? IT एक्ट 2000 है, जिसको फिर 2008 में अमेंडमेंट किया गया था। फिर जो IT एक्ट के रेगुलेशन हैं, 2021 के रेगुलेशन, 20 के रेगुलेशन। IT एक्ट का सेक्शन 43 है, ये 66 है, 66E है, ये 67C है, यानी 43B, 66E, 67C सारे सेक्शन जो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए हैं। फिर IPC की धारा 379 या 3079, 4020। फिर एक कॉपीराइट एक्ट भी है जो साइबर क्राइम से लड़ने में मदद करता है। लेकिन हमारे देश में कोई साइबर क्राइम से लेकर कोई बड़ा कानून नहीं है, जैसा कि GDPR यूरोपियन यूनियन में जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन को लेकर बड़ा कानून है। ऐसा कोई साइबर क्राइम से लेकर बड़ा कानून नहीं है। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भारत में साइबर क्राइम को देखती हैं, जैसे कि नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, जिसे I4C कहते हैं, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है। फिर जब नेशनल पॉलिसी ऑफ साइबर क्राइम आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ साइबर क्राइम से 2013 की नेशनल पॉलिसी ऑफ साइबर क्राइम आई थी, उसके तहत नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया गया था। फिर एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया है, जिसका नाम है CERTIN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। फिर होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री के नीचे एक साइबर और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न है, साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न है। और यहाँ पे एक बहुत सारे पर्सनल रहते हैं, वो साइबर क्राइम से रिलेटेड आंकड़ों को देखते हैं। तो साइबर क्राइम जो थ्रेट होते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं? एक तो किसी व्यक्ति के खिलाफ, व्यक्ति या किसी कंपनी के खिलाफ होते हैं। एक तरह तो वो साइबर क्राइम, पहले तरीके तो वो साइबर क्राइम जो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या किसी कंपनी के खिलाफ सीधे रहेंगे या किसी संस्था के खिलाफ। दूसरे जो किसी राज्य के खिलाफ होंगे, जो राज्य के खिलाफ जिसे हम साइबर वारफेयर करते हैं। तो शुरू को तो हम साइबर क्राइम कहते हैं, लेकिन जब हम साइबर वारफेयर की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि राज्य के खिलाफ दूसरा राज्य साइबर क्राइम कर रहा है, तो इसे साइबर वारफेयर कहेंगे। तीसरा साइबर स्पियोनेज और स्पाइंग, यानी साइबर जासूसी करना, डाटा चोरी करना। तो ये व्यक्तिगत हो सकता है, राज्य के खिलाफ हो सकता है। चौथा है साइबर टेररिज्म, यानी किसी देश के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को खतरा पहुंचाना। ये जब आतंकवादियों का कॉल होता है तो ये साइबर टेररिज्म होता है। साइबर टेररिज्म से लड़ने के लिए हमारे देश में IT एक्ट का 67 सेक्शन 67। साइबर अटैक के क्या मोटिव हो सकते हैं? कमर्शियल मोटिव, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, यानी कोई जब अगेंस्ट स्टेट के अगेंस्ट वारफेयर किया जाता है तो वो अपने सामरिक महत्व को लेकर साइबर अटैक करता है। और जो इंडिविजुअल होते हैं वह कमर्शियल को लेकर करते हैं, या फिर कोई सोशल हार्मनी बिगाड़ने के लिए, कंट्री को डिस्टर्ब करने के लिए भी साइबर क्राइम करते हैं। देखो क्या क्या मेथड हो सकते हैं, जैसे फिशिंग करना, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, डिनाइल ऑफ सर्विस,
रैंसमवेयर, बॉटनेट, विलिंग, स्पूकिंग, ब्राउज़र हाईजैक, मेथड स्पीकिंग स्पीकिंग तो ये सारे वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स ये सब। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा टर्म्स है, यानी एक कॉम्प्रहेंसिव वर्ड है। एक कॉम्प्रहेंसिव वर्ड है यानी इसमें सारे कंपोनेंट आ जाते हैं। हम्म, यानी इस सिक्योरिटी में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन की सुरक्षा है, लोगों की सुरक्षा है, सारी सुरक्षा आ जाती है। और हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है, या साइबर सिक्योरिटी को हमको नेशनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी के साथ जब हम जोड़ेंगे तो हम साइबर सिक्योरिटी का महत्व समझ में आए। भारत में देखिए तो साइबर सिक्योरिटी ख़त्म होती जा रही है, अब प्राइवेसी नहीं है, अटैक बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरपी की रिपोर्ट के अनुसार कई केस हर साल 6% की ग्रोथ से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। इसके लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी भी बनाई गई थी, एक रणनीति बनाई गई थी साइबर सुरक्षा को लेकर 2020 में सरकार ने। फिर सरकार एक ड्राफ्ट बिल लेकर आई थी, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ड्राफ्ट बिल, और जो उसके पहले बीएमसी कृष्णा कमेटी बताई थी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन को लेकर, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ड्राफ्ट बिल, लेकिन अब ये बिल लिया है, सरकार का कहना है कि एक नया बिल पेश करेंगे। उसके पहले 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, जिसमें आईटी एक्ट की धारा 66 है उसको ख़त्म कर दिया गया था, जो कोर्ट का कहना था कि यह आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि डाटा पायरेसी को लेकर एक नया कानून बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सिविल कोड को लेकर। उत्तराखंड स्टेट ने उत्तराखंड 2020 मार्च में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पुष्कर सिंह धामी ने डिसाइड किया कि वो कॉमन सिविल कोड है ना, यूनियन सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? ये एक तक का प्रपोजल है कि जो पर्सनल लॉ है, नागरिकों के जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जो पर्सनल लॉ है वो सब एक होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी सेक्स का हो, किसी भी धर्म या किसी भी चीज़ का ओरिएंटेशन रखता हो, उनके पर्सनल लॉ एक होने चाहिए। यही कहता है कॉमन सिविल कोड। और जो नीति निर्देशक तत्व है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 42 सरकार को निर्देश देता है कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज कॉमन सिविल कोड। तो नेक्स्ट, तो पर्सनल लॉ क्या है? पर्सनल लॉ में वे सारी चीज़ें आ जाएगी जिसमें रिलीजियस स्कल्पचर इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द नेशन, कंटिन्यूस प्रोमिस परस्यूइंग द भारतीय जनता पार्टी। देखो इसमें क्या आ जाएगी, मेंटेनेंस, उत्तराधिकार के कानून, शादी के कानून, ये सब आ जाएगा, है ना। तो कई बातें इसके फेवर में हैं, कई फेवर में नहीं। अब यहाँ पे आ जाती हैं सेकुलरिज्म की बात। पहले तो समझना है कि इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म अलग है। जब अगर ब्रिटेन और अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म और जो राज्य हैं उनमें अलगाव है, लेकिन हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि सभी धर्मों के साथ समान समता के साथ व्यवहार किया जाएगा, यानी इक्वल कोडिस्टेंस। लेकिन कई पार्टियाँ सपोर्ट करती है जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुस्लिम ग्रुप जो कंजर्वेटिव हैं वो इसको लेकर, शरिया कानून को लेकर डिफेंस करते हैं, यानी वो नहीं चाहते कि कॉमन सिविल कोड आए और वो अपने धर्म के खतरा मानते हैं। पर्सनल लॉ में क्या क्या चीज़ आ जाएगी? पब्लिक लॉ कवरिंग, जिसमें मैरिज को लेकर, विवाह को लेकर कानून है, डिवोर्स को लेकर कानून है, इनहेरिटेंस उत्तराधिकार को लेकर है, एडॉप्शन यानी बच्चे को एडॉप्ट करने को, मेंटेनेंस वृद्धा को लेकर, ये सारे कानून पर्सनल लॉ में आते हैं। इनको यूनिफॉर्म करने की बात है। अब एक तो है आर्टिकल 28 से 25 जो कि धार्मिक आज़ादी की बात करता है, जो अपने आचरण की बात करता है।
लेकिन ये है कि आर्टिकल 45 EDPSP में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यह कहता है कि सरकार को प्रयास किया जाना चाहिए कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो क्या धार्मिक स्वतंत्रता जरूरी है? लेकिन जब आर्टिकल 25 जब दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल 14-15 खत्म हो जाता है। पहले तो ये कि आर्टिकल 14-15 या आर्टिकल 25 में से कौन बड़ा है, समस्या यह आ जाती है। क्या महिलाओं के अधिकार बड़े हैं, जो वुमेन राइट्स जो आर्टिकल 40-50 में है, या उससे बड़ा है आर्टिकल 25? कौन बड़ा है? फिर है LGBT कम्युनिटी, जो अभी जो कानून है सिविल कोड को लेकर, उनमें LGBT का क्या है, सेम सेक्स मैरिज है, उसको लेकर क्या है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। LGBT जब जो करते हैं मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, तो उनके लिए भी कुछ कानून नहीं है। लेकिन अभी प्रक्रिया क्या है, अभी जो पूरे जो पर्सनल लॉ के कानून है वो किस प्रकार है? अभी जो पर्सनल लॉ के कानून है वो ब्रिटिश राज के हैं। ब्रिटिशों ने अलग अलग लोगों को बांटने के लिए अलग अलग कानून बनाया, क्योंकि ब्रिटिशर से किसी के भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून बनाए। लेकिन गोवा कैसा लगे? गोवा में पोर्चुगीज की सरकार थी, इसलिए वहाँ पे शुरू से ही कॉमन सिविल कोड बनाया गया था। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद क्या हुआ? आज़ादी के बाद में मुस्लिमों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, शरीयत लॉ एप्लीकेशन है, जो शरीयत कानून लगता है। बल्कि हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल जो आया था, और उसके तहत जो कानून पास करवाए गए थे, जो अम्बेडकर लेके आए थे। तो उसके बाद हिंदू भी थे जो कॉमन सिविल कोड का विरोध करते थे, लेकिन हिंदू कोड काल के बाद धीरे धीरे सुधर गए। लेकिन मुस्लिमों में अभी वही रेसिस्टेंट देखा जा सकता है। लेकिन जब 1985 में शाह बानो केस आया, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात और बढ़ने लगी। अब मुख्य प्रॉब्लम ये है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो शरिया कानून की बात करता है, या शरिया कानून के फेवर में है। मतलब वो है, यानी शरिया कानून में क्या परमिट किया गया है, यूनिलेटरल डिवोर्स देने के बारे में है। यानी यूनिलेटरल डिवोर्स दो, पॉलीगेमी करो, बहुविवाह करो, पटिंग अमंग द लीगली अप्लाइंग शरिया कानून, यानी वो शरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या है? निकाह हलाला है, 3 तलाक है, तो 3 तलाक को तो कम कर दिया। लेकिन जब शाह बानो केस आया था 1985 में, यह केस था जिसमें मेंटेनेंस भत्ता दिया जाना था, जो शरिया कानून के तहत नहीं दिया जाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मेंटेनेंस भत्ता डिवोर्स के बाद उसने पत्नी को दिया जाना चाहिए। फिर एक कॉमन सिविल कोड, देखो हिंदुओं के लिए तो पार्लियामेंट में जो एक्ट पास किए गए थे, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गाइडेंसिंग एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, सभी। और उसके बाद सिख या हिंदू या मुस्लिम या ईसाई, अगर ये आपस में शादी करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आता है। लेकिन इंडियन मुस्लिम बोर्ड जो हैं वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ विच बेस्ड ऑन द शरिया कानून, जो कि शरिया कानून पर आधारित हैं, उस लॉ को डिपेंड करने की बात करता है। आखिर ये एक तरफा सेकुलरिज्म किसने है? पहले की जो सरकारें थी उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी थी, यानी उन्होंने मुस्लिमों के पक्ष में तुष्टीकरण की राजनीति करी। यानी सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? यानी सभी धर्मों को समान समझा जाए, ना कि किसी धर्म का पक्ष लिया जाए, ये सेकुलरिज्म होता है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने पर विचार कर रहे हैं। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, यानी कि सभी के अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो अलग अलग तरह के केस और अलग अलग कानून की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, और सभी में यूनिफॉर्मिटी आएगी, और सभी महिलाओं को अधिकार मिलेंगे। मुस्लिमों में भी तलाक के, विवाह के सबको अधिकार मिल जाएंगे, है ना। एक देश एक कानून का सिद्धांत लागू होगा। और क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं।
कि अलग अलग धर्मों की मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, सरकार को लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन कंक्लूजन में अगर एक बात कही जाए तो मेरा कहना है कि आर्टिकल 25 से बड़ा है आर्टिकल 40 और 50। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी रिलीजियस मैटर से संबंधित नहीं है। यहाँ पे महिलाओं, बच्चों के अधिकार, उत्तराधिकार के कानून, इसकी बात आ रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति अनावरण किया गया है, जो कि किंग्स वे नहीं है, अब कर्तव्य पथ है, तो कर्तव्य पथ पर दिखेंगे हमारे सुभाष चंद्र बोस, जो कि सेकंड लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी थे। तो फर्स्ट लीडर कौन थे? मोहन सिंह थे, वो इंडियन नेशनल आर्मी के फर्स्ट लीडर थे, मोहन सिंह। तो ये सेकंड लीडर कब बने? 1943 1943 से 1945 तक रहे थे सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी के चीफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, 2 बार प्रेसिडेंट बने थे, एक 1938 में और 1939 में। 2 बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। फिर उन्होंने जब गांधी जी को पसंद नहीं आया तो उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक में 1940 तक काम करते रहे। और फॉरवर्ड ब्लॉक के बाद 1941 में यह नेताजी जर्मनी चले गए, जर्मनी जाके फ्री इंडिया सेंटर बनाया और फ्री इंडिया सेंटर में काम करने लगे 1941 में, और 41 में फॉरवर्ड ब्लॉक को छोड़ के जर्मनी चले गए। 1942 में हिटलर से मिले और 1943 में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल गए, और इंडियन नेशनल जो आर्मी है, कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी है, उसमें जुड़ गए 1943 में। तो 45 तक, जहाँ तक वो मरे नहीं वहाँ तक रहे। तो 38 में जब फर्स्ट बार कांग्रेस के अधिवेशन में बने थे, और दूसरी बार जब 1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन था तब बने थे, जब गांधी जी को पसंद नहीं आया। उसके बाद वहाँ से उनके कांग्रेस से रिजाइन करके ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी 1939 में। उसके बाद 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करी, 1942 में हिटलर से मिले और 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए। और इन्होंने एक इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना भी करी थी 98 में। और यह ऐसे पर्सन है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पास थे, लेकिन वो वहाँ से रिटर्न होकर वापस आ गए थे 1921 में वापस आ गए थे। जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसमें कौन थे? रास बिहारी बोस, जिसने स्थापना करके मोहन सिंह को दिया था। मोहन सिंह ने 1942 तक संभाला और 1943 में नेताजी ने संभाला था। इसमें कौन कौन कमांडर थे? एक थे मोहन सिंह 42 तक है। सुभाष चंद्र बोस 1943-74 एक थे। जगन्नाथ राव भोसले जो कमांडर इन चीफ थे, जगन्नाथ राव भोसले। फिर एक मोहम्मद जमा कियानी, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इन चारों नाम आएंगे। गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और मोहम्मद जमा कियानी। नेक्स्ट, ये केस चार्ट है। ये आई का जब ऑब्जेक्ट होता है तो मैं हो जाता है, वी का अश, ही का हिम, सी का हर, ई का इट, दे का तेम हो जाता है। लेकिन पोसेसिव केस क्या है? पोसेसिव केस यानी किसी से संबंध बताना। संबंध कैसे? जैसे कि माई बुक, माई पेन, अवर पेन, यूअर, यानी पोसेसिव केस के बाद हमेशा नाउन, लेकिन पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता। ये अपने आप में नाउन है ना, ये अपने आप में नाउन है। जैसे कि यूअर हार्ट, हीज बुक, तो ये किसी से रिलेशन बताता है, इसलिए पोसेसिव केस कहा जाता है, और ये ऑब्जेक्ट में यूज होता है। तो धन्यवाद, नमस्कार।